Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो डे स्टूडेंट, स्वागत है आपका पुनः हमारे यूट्यूब चैनल में। टीबीएम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज टीबीएम का हमारा तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम लीवर आर्म के बारे में देखेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में देखेंगे और उसका डिजाइन भी देखेंगे। कुल मिला के हम ये एक सिंपल बात हम कह सकते हैं कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड को आज हम लास्ट करेंगे। ठीक है, लेक्चर बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो इससे अच्छा क्या है कि थोड़ा तेज़ी से खींचिएगा। ठीक है, सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। जैसे हमने बेसिक चीज़ जो बताया है सब उसी से रिलेटेड है। ठीक है, जो पीछे हम पढ़े हैं सब वहाँ से रिलेटेड है, बस यहाँ पर आपको ध्यान थोड़ा सा देना है बस। ठीक है, तो लीवर आर्म के बारे में सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, टीबी लीवर आर्म सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर लीवर आर्म के बारे में। ठीक है, उत्तोलन भुजा, क्योंकि इसमें डेप्थ ऑफ न्यूट्रल स्टेट आपने निकाल लिया है। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल से 3 स्टेट में हो सकता है। पहला, या तो फ्लैंज के भीतर होगा, या तो फ्लैंज को स्पर्श करते हो जाएगा। तीसरा, या तो फ्लैंज के बाहर जाएगा, अर्थात या तो वेब से होकर के जाएगा। क्लियर हो? तो तीनों केस में आपने निकाल लिया था। उसमें भी आपने कुछ देखा था कि जब न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज के भीतर जा रहा है तो यह एक सिंपल रेक्टेंगुलर बीम की भांति कार्य करता है। दूसरा, हमने यहाँ पर देखा था कि जब न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, जब न्यूट्रल एक्सिस वेब से होकर के जा रहा है या जब न्यूट्रल एक्सिस रिब से होकर के जा रहा है, तब वहाँ पर आइडियल बीम और इसी को हम क्या कहते थे, इकोनॉमिकल बीम भी कहते थे। क्लियर हुआ? तो ये सारी चीज़ हमने वहाँ पर देख लिया था पीछे। अब हम लीवर आर्म के बारे में बात करते हैं। लीवर आर्म हमने देखा कि ये हमारे पास एक टी बीम है। यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास क्या है, टी बीम है। कुछ हमारा यहाँ पर है, ऊपर फ्लैंज है, ये इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई हमारा है BW। फ्लैंज है, इफेक्टिव विड्थ जो होगा VF। इसकी जो डेप्थ होगा उसको हम बोल दिए डेप्थ ऑफ फ्लैंज। ओवरऑल डेप्थ कैपिटल D होगा। इफेक्टिव डेप्थ जो भी होगा उसको हम बोलेंगे स्मॉल d। ठीक है, और स्मॉल d कहाँ से कहाँ तक होगा, इसके सेंटर से लेकर इसके ऊपर तक की गहराई, ये हमारा हो जाएगा क्या, स्मॉल d। अगर इसमें हम स्ट्रेस डायग्राम बनाने का प्रयास करें तो ये स्ट्रेस डायग्राम हमारा कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ठीक है, पहले कौन सा केस लेते हैं? पहले केस हमने ले लिया है कि जब x का मान अधिक है df से, अर्थात हम कह रहे हैं क्या कि जो भी न्यूट्रल एक्सिस है, जो भी न्यूट्रल एक्सिस है वो फ्लैंज से होकर के जा रहा है, सॉरी फ्लैंज नहीं, वेब से होकर के जा रहा है। ठीक है, ये हमारा कुछ इस प्रकार से बना। और यहाँ पर हम देखेंगे, इसको हम थोड़ा सा खींच दिए नीचे की ओर। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, इधर की ओर फोर्स लग रहा है, इधर की ओर लग रहा है। हाँ, यहाँ पर हम देखेंगे क्या कि ये पूरा फ्लैंज है, यहाँ पर स्ट्रेस अलग होगा, यहाँ पर भी कुछ स्ट्रेस अलग होगा। और ये पॉइंट हम देखेंगे कि हमारा यहाँ पर आया, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस होगा यहाँ पर होगा, उसको हम बोलेंगे सिग्मा CB। फिर फ्लैंज और वेब के ज्वाइंट पर, जहाँ पर फ्लैंज और वेब ज्वाइंट है वहाँ पर अलग शेयर होगा और उसको हम बोलेंगे क्या, सिग्मा CB डैश। क्योंकि आप 100 में पढ़े होंगे, 100 में पढ़े होंगे जब शियर स्ट्रेस डायग्राम पढ़ाया गया था, तो वहाँ पर आपको शियर डिस्ट्रीब्यूशन, शियर स्ट्रेस डायग्राम को अच्छे से बनाया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम नहीं देख रहे हैं, डायग्राम बोल रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो होगा उसको हम बोलेंगे क्या, सिग्मा CB डैश। ठीक है, अब फिर यहाँ पर होगा 0 और यहाँ पर होगा आपका सिग्मा ST/m। बता रखिए, हम क्या देख रहे हैं कि ये आपका है जो, ये है फ्लैंज, ये हमारा क्या है यहाँ पर फ्लैंज, और ये जो इतनी दूरी है ये हमारा क्या है, x न्यूट्रल एक्सिस। तो एक फोर्स हमारा यहाँ पर कार्य करेगा इस फ्लैंज के लिए, एक फोर्स हमारा यहाँ पर कार्य करेगा जिसको हम बोलेंगे C1, और एक फोर्स हमारा यहाँ पर कार्य करेगा। ध्यान दीजिए, ये देखो, ये इतना, ये जो आपका वेब है यहाँ पर भी एक कंप्रेसिव फोर्स कार्य करेगा और जिसको हम बोल देंगे क्या यहाँ पर C2। बता रहे क्लियर हुआ यहाँ से, C1 और C2, ये दोनों समझ में आ गया है। ये जो C1 है किसके लिए, फ्लैंज के लिए, C1 किसके लिए हो, फ्लैंज के लिए है। और जब इस C2 की हम बात करेंगे, ठीक है, जब इस C2 की हम बात करेंगे तो ये C2 हमारा क्या हो जाएगा, वेब के लिए। अब देखो यहाँ पर देखिए, एक फोर्स यहाँ पर कार्य करेगा, एक यहाँ पर कार्य करेगा। ठीक है, तो इसके सेंट्रॉइड पर फोर्स कार्य कर रहा है और इसको हम बोल दे रहे हैं यहाँ पर क्या, C1। ठीक है, समझ में आ गया ना। यहाँ पर C1 फ्लैंज के लिए है, C2 इस रिब के लिए है, और यहाँ पर हम अलग अलग मानों की करके हम निकालते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको हमने बोल दिया y1, और ऊपर से ही लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको हमने बोल दिया क्या, y2। अब हम जानते हैं क्या कि अगर यहाँ से ये वाले डिस्टेंस लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा Z2, और यहाँ से ये वाले अगर हम डिस्टेंस लेंगे, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा क्या, Z1। समझ के चलिएगा, बनाइएगा डायरेक्ट। ठीक है,
C1 से लेकर यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे क्या, Z1। C2 से लेकर यहाँ तक की जो भी डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे Z2। और ऊपर की अगर हम डिस्टेंस लेंगे तो C1 से Y1 रहेगा और C2 से क्या हो जाएगा आपका Y2। क्लियर यहाँ से? ठीक है, अब हम इसको जो है निकालते हैं। हम जानते हैं लीवर आर्म में क्या होता है, कंप्रेसिव और टेंसाइल। ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स के जो बीच की डिस्टेंस होती है उसी को हम कहते हैं क्या, लीवर आर्म। क्लियर यहाँ से? तो अब हम पहले बात करते हैं कि y1 का पहले मान निकाल लीजिए, y2 का मान निकाल लीजिए। जब y1 और y2 का मान निकल जाएगा तो z1 और z2 का मान भी यहाँ से निकल सकता है। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो y1 की अगर हम बात करेंगे तो y1 इज इक्वल टू आपका ले जाएगा, देखो यहाँ पर सिग्मा सी बी, यहाँ पर क्या है स्ट्रेस सिग्मा सी बी डैश। ठीक है, हम इसलिए बोल रहे हैं समलंबाकार यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, एक पिरामिडल शेप बन रहा है, समलंबाकार शेप बन रहा है, तो उसके लिए जो भी सेंट्रॉइड होता है हम यहाँ पर लिख रहे हैं सिग्मा सी बी प्लस 2 सिग्मा सी बी डैश अपान सिग्मा सी बी प्लस सिग्मा सी बी डैश। ठीक है, और इनटू में आता है यल अपान 3, और यहाँ पर यल जो आपका ले जाएगा डी एफ अपान क्या हो जाएगा यहाँ पर 3। ये आपका किसका मान आया, y1 का। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। फिर हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं क्या कि अगर यहाँ पर हम x के टर्म्स में बदलना चाहें, सिग्मा सी बी डैश का मान अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। ठीक है, सिग्मा सी बी डैश का मान देखो कैसे मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं सिग्मा सी बी डैश की हम बात करें, देखो यहाँ पर हम एक छोटा सा डायग्राम बना देते हैं। यहाँ पर देखिए ये रहा यहाँ पर, ये आपका है सिग्मा सी बी, ये आपका है सिग्मा सी बी डैश। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आपका है x। ठीक है, और यहाँ से ये वाली जो डिस्टेंस है ये आपका है x माइनस डी एफ। बता क्लियर हो? ठीक है, तो यहाँ से हम सिग्मा सी बी डैश का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, समरूप त्रिभुज का नियम लगा करके लगाइए यहाँ पर, ये आपका आएगा सिग्मा सी बी अपान एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, सिग्मा सी बी डैश अपान एक्स माइनस डी एफ। क्लियर यहाँ से? अब यहाँ से उठा के हम सिग्मा सी बी डैश का मान रखेंगे। ठीक है, यहाँ सिग्मा सी बी डैश का मान रखेंगे, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। सिग्मा सी बी डैश का मान हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं यहाँ पर, सिग्मा सी बी डैश इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा आपका सिग्मा सी बी अपान एक्स और यहाँ पर आएगा एक्स माइनस डी एफ। बता रहे क्लियर हो? यह वाला मान उठा करके हम ऊपर रखेंगे, और जब ये मान ऊपर उठा के रखेंगे तो यहाँ से y1 का मान आएगा 3x माइनस 2df, साल्व कर लीजिएगा अपना, अपान 2x माइनस df और इनटू में आपका आएगा df अपान 3। बता रहे क्लियर हुआ? तो चाहे y1 का मान आप इसको रखिए, चाहे y1 का मान आप इसको रखिए। ठीक है, दोनों से आपके लगभग सेम वैल्यू ही आ जाते हैं। क्लियर हुआ? यहाँ से आपका y1 का मान निकल गया। अब हम z1 का मान निकालना चाहते हैं, z1 का मान निकालना चाहते हैं तो z1 का मान बताओ निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे? निकाल सकता है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से आपका आएगा z1 इज इक्वल टू डी माइनस y1। बता रहे क्लियर हो नहीं यहाँ से? ठीक है, तो ये मान भी यहाँ से आपका निकल जाएगा लीवर आर्म। क्लियर हुआ? अब इसी प्रकार से हम z2 की बात करते हैं। ये तो मान निकल गया, कुछ नहीं, समलंबाकार चतुर्भुज बन रहा था, या हम कहेंगे पिरामिडल शेप बन रहा था, वहाँ से हमने उसके सेंट्रॉइड तक की डिस्टेंस निकाल लिया, ऊपर से सेंट्रॉइड तक की डिस्टेंस निकाला, और वहाँ पर फार्मूला हमारा ये बनता है। अब आप देखे होंगे, आप अगर नीचे बड़ा ए है, ऊपर आपका छोटा है और उसका भुजा बी है, तो a प्लस 2b अपान a प्लस बी इंटू में l अपान 3 करके निकालते थे, या h अपान 3 करके निकालते थे। तो वही सारा मान हमने यहाँ पर उठा के रख दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं y2। जब y2 निकल जाएगा तो हम कहेंगे वहाँ से z2 भी निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से y2 की हम बात करते हैं। अब y2 ध्यान दीजिए यहाँ पर थोड़ा सा, y2 देखो यहाँ पर y2 कहाँ से कहाँ तक है, ये C2 से लेकर ऊपर तक की डिस्टेंस, C2 से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस देखो यहाँ पर, ये इतना है आपका df। ठीक है, और ये इतना मान हमें यहाँ पर और जोड़ना पड़ेगा। ये कैसे है? ये त्रिभुज की बात है। देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हमारे पास डायग्राम है, ये हमारे पास डायग्राम है यहाँ पर। ठीक है, ये इतना जो डिस्टेंस है वो हमारा है df। यहाँ पर जो काम कर रहा है ये इसका 1/3 काम करेगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है आपका x माइनस डी एफ। अभी आप थोड़ी देर पहले ऊपर देखिए, तो ये जो डिस्टेंस आ रहा है ये हमारा आया है x माइनस डी एफ अपान में कितना हो जाएगा 3। बता रहे क्लियर हो? अगर हमें y2 की जरूरत पड़े, हम कह रहे हैं भैया इन दोनों को उठाकर क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, हमें तुरंत मान किसका आ जाएगा, y2 का मान मिल जाएगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ से हम y2 की बात करेंगे, और ये y2 इज इक्वल टू आएगा आपका df प्लस x माइनस df अपान 3 पूरे का है, समझिए। यहाँ पर तुरंत खोल दीजिए इनको, y2 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 3df, में से df घटा दीजिए 2df हो जाएगा, x प्लस 2df और अपान में कितना आ जाएगा 3।
x प्लस 2d/3। यहाँ से हमारा मान किसका आ जाएगा, y2 का। अब यहाँ से हम z2 का मान भी निकाल सकते हैं। जब यहाँ से हम z2 की बात करेंगे तो z2 इज इक्वल टू आएगा d माइनस y2। बता रहे क्लियर हुआ है। ठीक है, ये कहाँ पर अप्लाई करते हैं हम, यहाँ पर देखो कंप्रेशन वाले को लेकर के ही मान निकालते हैं लीवर आर्म का। ठीक है, अब हम टेंशन से अगर निकालेंगे तो टेंशन आर्म देखो ये कंप्रेशन था, कंप्रेशन में दो फोर्स हो रहा था, दोनों प्लेन ने अलग निकाला था। जब हम टेंशन की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि ये जो दोनों फोर्स है इन दोनों फोर्स का एक रिजल्टेंट कहीं पर आएगा। ठीक है, जो C1 और C2 हो रहा था इनका कहीं पर एक रिजल्टेंट आएगा, इनका कहीं पर एक रिजल्टेंट आएगा और इसको हम बोल देंगे क्या, C। भाई देखो यहाँ पर ये C2 था, ये C1 था, इनका रिजल्टेंट कहीं भी आएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसी लाइन पे आएगा, कहीं भी हो सकता है, उसे मैंने पता है। ठीक है, हम कहें कितनी दूर पर होगा तो ऊपर से ये कितनी दूरी पर होगा, y बार के डिस्टेंस पर होगा। अब y बार का मान कैसे निकालते हैं, ठीक है, y बार का मान कैसे निकालते हैं, फिर चले जाइए अब 100 में, वहाँ से आप निकालेंगे C1 y1 प्लस C2 y2 अपान C1 प्लस C2, वहाँ से आप किसका मान निकाल सकते हैं, y बार का मान निकाल सकते हैं। जब y बार का मान निकाल लेंगे हम कहेंगे भैया अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे क्या, z। क्लियर हुआ। जब हम कंप्रेशन की बात कर रहे थे, कंप्रेशन जोन की बात कर रहे थे, कंप्रेशन जोन में आपका दो फोर्स था इसलिए दोनों को अलग अलग निकाला गया। अब हम कह सकते हैं कि जब सेक्शन आपका ओवर रेनफोर्स हो, जब सेक्शन आपका ओवर रेनफोर्स हो या बैलेंस हो, ठीक है, कोशिश करेंगे हम ओवर के लिए। ठीक है, पहले समझ लीजिए, जब सेक्शन आपका ओवर रेनफोर्स हो तब वहाँ पर हम, ठीक है, Z1 और Z2 को लेकर के चलेंगे, और सेक्शन जब आपका बैलेंस है या अंडर रेनफोर्स है तब वहाँ पर Z1 और Z2 की बात नहीं किया जाएगा, वहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, Z की बात करेंगे। इसके लिए भी हम थोड़ा सा एक फार्मूला निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। अब इसके लिए देखो y बार का मान निकालेंगे और ये y बार का जो मान आएगा ये आएगा आपका C1 इंटू y1 प्लस C2 इंटू y2 अपान C1 प्लस C2। यहाँ से y बार का मान निकला और z का हम मान निकालेंगे और ये आएगा आपका d माइनस y बार। मतलब क्लियर हुआ। ये कहाँ पर यूज किया जाएगा, ये कहाँ पर यूज किया जाएगा, अंडर रेनफोर्स सेक्शन। और इसके ऊपर जो आप निकाले थे Z1 और Z2 वो आपका यूज किया जाएगा ओवर रेनफोर्स सेक्शन में। कहाँ पर यूज किया जाएगा, ओवर रेनफोर्स सेक्शन में। अब आपके मन में आ रहा है भैया बैलेंस सेक्शन होता है, हम किसको यूज करेंगे, चाहे जिसको यूज कर लीजिए, दोनों आपका सही रहेगा। क्लियर हुआ यहाँ से, चाहे दोनों में से चाहे जिसको यूज कर लीजिए। बताओ क्लियर हुआ। अब आपके मन में आ रहा है C1 और C2 कैसे निकलेगा, अभी तुरंत निकाल रहे हैं। ठीक है, अब हेडिंग डाल लीजिए आप, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। हेडिंग डाल लीजिए आप, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा मान लीजिए केस ये है x इज ग्रेटर देन df। अगर ये केस हो जाए कि x का मान कम है df से, तब क्या होगा, तब क्या होगा लीवर आर्म। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या कि ये आपका सिंपल रेक्टेंगुलर बीम है। ये हमारा क्या है, सिंपल रेक्टेंगुलर बीम है। और जब सिंपल रेक्टेंगुलर बीम है तो इसके लिए जड़ का मान हम जानते हैं क्या, d माइनस एक्स अपान 3। यही करके आपका लगाया जाएगा। ठीक है, वहाँ पर आपका दो फोर्स नहीं फिर जनरेट होगा, C1 और C2 नहीं जनरेट होगा, वहाँ पर आपका केवल एक ही फोर्स जनरेट होगा C। और यहाँ पर हमारा क्या होगा, d माइनस एक्स अपान 3। ये कहाँ की बात है, जब आपका x का मान कम है df से या बराबर है df से तो भी हम इसी को यूज कर लेंगे। क्लियर हुआ। तो टीवी में ऐसे बहुत ही कम केस मिलते हैं जहाँ पर ये देखने को मिलता है, ज़्यादातर केसों में वही आपको देखने को मिलता है, क्योंकि वही आपकी आइडल बीम होती है और वही हमारा क्या होता है, इकोनॉमिकल भी होता है। बताओ क्लियर यहाँ से। ठीक है, तो अब अगला हेड डाल लीजिए आप, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब अगला भी हेड डालेंगे हम, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, इसमें भी तीन केस हैं, इसमें भी तीन केस है। सबसे पहले हम C1 और C2 की बात कर लेते हैं। उसके बाद पहला केस हमारा क्या है, x इज ग्रेटर देन df। डायग्राम बना है इसलिए पहले हम इसी को देख लेते हैं। जब C1 की हम बात करेंगे, C1 फोर्स हमारा कैसे निकलेगा, तो हम कह रहे हैं C1 किसके लिए है, ये इसके लिए है। हम कह रहे हैं इसका भैया एरिया पहले निकाल लीजिए, अब एरिया इंटू स्ट्रेस कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। और C1 क्या आपका एक प्रकार से फोर्स है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे एरिया VF इंटू DF। एरिया हुआ कि नहीं हुआ, एरिया हो गया। और गुणे हम कर देंगे स्ट्रेस। स्ट्रेस देखो सबसे ऊपरी वाले में स्ट्रेस और सबसे निचले तल पे स्ट्रेस। सबसे ऊपर वाला स्ट्रेस कितना था, सिग्मा CV, सबसे निचले वाले तल पे कितना था, प्लस सिग्मा CV डैश, और अपान में कितना हम कर देंगे 2, क्योंकि दो प्रकार का स्ट्रेस है इसलिए वहाँ पर क्या लेंगे, औसत ले लेंगे। बता भाई, एरिया इंटू स्ट्रेस दोनों मिला के फोर्स आया कि नहीं आया, फोर्स आ गया यहाँ से। अब हम C2 की बात करते हैं। अब इसी प्रकार से हम C2 की बात करेंगे तो C2 किसके लिए है, C2 किसके लिए है, C2 ये इसके लिए, देखो ये इसके लिए, ये जो यहाँ पर वेव है, ठीक है, ये इस वेव के लिए है। और इस वेव के लिए है हम कहेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगा x माइनस क्या हो जाएगा df
बताओ क्लियर हुआ? इतना डिस्टेंस हमारा होगा नहीं होगा, टोटल एक्स है, ये डी एफ है, एक्स में से डी एफ घटा देंगे, ये वाला डिस्टेंस आ जाएगी, ये आया और ये पता है। इन दोनों को अगर हम गुणा कर देंगे हमारा कहेंगे यहाँ का एरिया मिल जाएगा, और जब यहाँ का एरिया मिल गया हम कहें यहाँ का स्ट्रेस भी हमें पता है। ठीक है, ऊपर है आपका सिग्मा सी बी डैश। ठीक है, देखिए इस सिरे पर या इस सिरे पर जो भी स्ट्रेस हो है सिग्मा सी बी डैश, और यहाँ पर जो स्ट्रेस हो हमारा क्या है, शून्य है। ठीक है, यहाँ पर भी दो प्रकार का स्ट्रेस हो रहा है, अतः यहाँ पर भी हमें औसत लेने की जरूरत पड़ेगी। हम यहाँ पर निकालेंगे डायरेक्ट। ठीक है, एरिया इंटू स्ट्रेस, अब बी डब्ल्यू और इंटू में आपका आएगा एक्स माइनस डी एफ, एरिया हो गया, इंटू स्ट्रेस की बात करेंगे और ये हो जाएगा सिग्मा सी बी डैश बाई 2। ठीक है, अगला आपका क्या है, 0 है। यहाँ से C1 और C2 का मान निकल गया। अब बताओ भाई क्या वाई बार का मान नहीं निकाल सकते हो क्या? वाई बार का मान निकाल सकते हो। अब हम बात करेंगे यहाँ पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। जब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की हम बात करेंगे, ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो हम कहेंगे C1 इंटू Z1 फोर्स इंटू डिस्टेंस वही होता है, प्लस C2 इंटू Z2। ठीक है, हम यहाँ से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, लेकिन कहाँ पर यूज किया जाएगा, जब सेक्शन आपका कैसा हो, x इज ग्रेटर देन df, या सेक्शन आपका हो ओवर रेनफोर्स सेक्शन, या सेक्शन आपका कैसा होना चाहिए, ओवर रेनफोर्स सेक्शन होना चाहिए। अब यहाँ से हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का पूरा मान लिख देते हैं। ठीक है, पूरा मान लिख देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनेगा। देखिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू C1 का मान कितना आया था, C1 का मान कितना आया था, BF इंटू DF, और इंटू में आपका था सिग्मा CB प्लस सिग्मा CB डैश और पूरे बटा 2। Z1 का मान आपका था D माइनस Y1 का मान आपको पहले ही निकाल लेना पड़ेगा, अब वो मान उठा करके यहाँ पर हम रखेंगे। फिर हम बात करेंगे प्लस, ये तो आपका हो गया इसका। अब इसका हम बात करेंगे C2 Z2 का। C2 में आपका आएगा BW और इंटू में आपका आएगा x माइनस DF, एरिया हुआ सिग्मा CB डैश और इसका बटा क्या होगा 2, और ब्रेकेट में आएगा D माइनस Y2। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी यहाँ से मिल गया। अब हम जानते हैं क्या, कि जो रिब का मोमेंट होता है उस मोमेंट को हम छोड़ देते हैं। काहे लिए छोड़ देते हैं? क्योंकि जो रिब का मोमेंट है एक टोटल मोमेंट का 1 से 1.5% ही रजिस्ट कर पाता है। केवल कितना? 1 से 1.5% ही रजिस्ट कर पाता है। अतः हम कहेंगे कि रिब वाले को हम छोड़ देते हैं, और यहाँ से जो आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकलता है वो कौन कितना निकलेगा, केवल ये इतना निकलेगा। क्लियर हुआ? तो लिखना है पूरा, आपको लिखना है पूरा। ठीक है, लेकिन अब आप ध्यान में रखे रहिएगा कि रिब को हम कंसीडर नहीं करते हैं। क्यों नहीं कंसीडर करते हैं? क्योंकि जो रिब का मोमेंट होता है, या कहेंगे जो रिब मोमेंट रजिस्ट करता है, वह टोटल मोमेंट का 1 से 1.5% ही रजिस्ट करता है। हो गया ना ऐसे? ठीक है, ये हमारा केस था जब x ग्रेटर देन df, या सेक्शन आपका कैसा था, ओवर रेनफोर्स। अब हम अगला बात करेंगे। ठीक है, अब हम अगला बात करेंगे जब वहाँ पर x इज लेस देन df हो रहा हो, जब x इज लेस देन df हो रहा हो। ठीक है, अच्छा इसी केस में x इज ग्रेटर देन df है, पहले उसको हम पूरा कर देते हैं। x इज ग्रेटर देन df है, लेकिन सेक्शन आपका अंडर रेनफोर्स है। सेक्शन आपका कैसा है, अंडर रेनफोर्स है। हाँ, फिर ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा कि कंडीशन आपका यही है, केस नंबर आपका यही है कि x का मान अधिक है df से, अर्थात जो भी फ्लैंज जो भी न्यूट्रल एक्सिस है वो हमारा कहाँ जा रहा है, रिब से। लेकिन सेक्शन आपका कैसा है, अंडर रेनफोर्स। जब सेक्शन आपका अंडर रेनफोर्स है तब यहाँ पर हम बात करेंगे। ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो भी होगा वो होगा AST इंटू सिग्मा ST इंटू जेड, और जेड का जो हम मान लिखेंगे वो हम लिखेंगे क्या, D माइनस Y बार। बताओ क्लियर हो नहीं यहाँ से? ठीक है, दोनों समझ में आ गया है। कंडीशन आपका ये है, लेकिन सेक्शन आपका ओवर रेनफोर्स रहेगा तो इसके पीछे वाला रहेगा जो भी लिखाए थे, और जब सेक्शन आपका अंडर रेनफोर्स रहेगा वहाँ पर ये लिया जाएगा। ओवर रेनफोर्स में हमने लिखा था, ठीक है, VF इंटू DF इंटू सिग्मा CB प्लस सिग्मा CB डैश बाई 2 इंटू D माइनस Y1। क्लियर हुआ? अब प्लस में आप रिब वाला लिखे थे, रिब वाले में क्या लिखे थे, BW इंटू एक्स माइनस DF, और इंटू में सिग्मा CB बाई 2, और ब्रैकेट में था आपका था D माइनस Y2। ठीक है, तो वो आपका था ओवर रेनफोर्स के लिए। जब हम अंडर रेनफोर्स की बात करेंगे तो आप हम कहेंगे AST इंटू सिग्मा ST इंटू D माइनस Y बार। जो Y बार होता है वो हमारा क्या होता है, C1 Y1 प्लस C2 Y2 अपान C1 प्लस C2, वहाँ से हम Y बार भी निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से हम पहले केस में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमने देख लिया। अब इसी प्रकार से हम दूसरे केस की हम बात करेंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम दूसरे केस की बात करेंगे। अब इस डायग्राम को मिटा दें, कोई काम नहीं है इसका। ठीक है भाई, दूसरा केस हम देखो क्या बनाएंगे कि x का मान या तो बराबर होगा और या तो उससे अधिक होगा, देखो कम होगा। देखो आप बता रहे हैं x इज लेस देन आर इक्वल df, मतलब हम कह रहे हैं क्या कि न्यूट्रल एक्सिस या तो फ्लैंज के भीतर जाएगा या तो फ्लैंज को अस्पर करते हुए जाएगा, कोई काम नहीं, एक ही चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ से हम लगा लें तो इसका डायग्राम तो बनाने से कोई मतलब है नहीं यहाँ पर।
ठीक है, चलिए हम डायरेक्ट कर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा सी बी डैश जनरेट ही नहीं होगा, यहाँ पर सिग्मा सी बी डैश जनरेट नहीं होगा, वहाँ पर केवल क्या होगा, सिग्मा सी बी ही जनरेट होगा। तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि जो बीम होगा आपका वो हमारा कैसे होगा, सिंपल रेक्टेंगुलर बीम की भांति कार्य किया करेगा। ठीक है, सिंपल रेक्टेंगुलर बीम की भांति कार्य करेगा। अच्छा, सिंपल रेक्टेंगुलर बीम की भांति कार्य कर रहा है तो वहाँ पर कहेंगे क्या कि इसके लिए भी मान लीजिए पहला केस आपका क्या है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन है। जब ओवर रेनफोर्स सेक्शन है तो इसके लिए जो भी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा बी एक्स सिग्मा सी बी बाई 2 और इनटू में आपका क्या हो जाएगा, जेड। जेड इज इक्वल टू हम लिखेंगे तो हम कहेंगे डी माइनस एक्स अपॉन 3। ये जो बी है कौन सा बी रहेगा, ये कौन सा बी रहेगा, ठीक है, ये जो डी है ये कौन सा बी रहेगा, बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पर हमने कहा ये टी बीम है, ठीक है, ये टी बीम है। तो इसमें जो न्यूट्रल एक्सिस जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, फ्लैंज से जा रहा है। या तो फ्लैंज को स्पर्श करते हुए जाएगा, तो भी तो फ्लैंज में है कि नहीं है। जब फ्लैंज में है तो हम कहेंगे कि यहाँ पर हमारा क्या होता है, एफ होता है। क्लियर से बी डब्ल्यू नहीं होगा, गलत मत करना यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, अब हम इसी प्रकार से देखेंगे, ये हमारा होगा किसके लिए, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। जब आपका ओवर रेनफोर्स सेक्शन है तो वी एफ इंटू एक्स सिग्मा से भी और बाई 2 और इंटू में करेंगे डी माइनस एक्स अपॉन 3। जब इसी प्रकार से, ठीक है, अच्छा ये कम है, अगर बराबर रहेगा x इज इक्वल टू डी एफ, तो x के स्थान पे डी एफ, x के स्थान पे डी एफ, यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा केस हमारा क्या है, सेक्शन आपका अंडर रेनफोर्स है, सेक्शन आपका कैसा है, अंडर रेनफोर्स है। तो यहाँ पर जो हमारा एम आर का मान आएगा वो आएगा एस टी इंटू सिग्मा एस टी इंटू जेड, और जेड का मान फिर वही लिया जाएगा डी माइनस एक्स अपॉन 3। ठीक है, बतावे क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जब x का मान डी एफ के बराबर होगा, जहाँ जहाँ पर x लिखा गया वहाँ पर आप लिख दीजिएगा डी एफ। बतावे क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी यहाँ पर निकाल लिए, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी यहाँ पर निकाल लिए। ठीक है, अब हम कैलकुलेट क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। ए एस टी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ए एस टी का वही फार्मूला बनता है। हम डाटा देख रहे हैं क्या यहाँ पर, डिजाइन। ठीक है, इकोनॉमिकल डेप्थ अभी नहीं बताए हैं, वो हम बता देंगे आपको लिमिट स्टेट में। ठीक है, इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ बीम जो भी होगा उसको हम बता देंगे आपका कहाँ पर, लिमिट स्टेट मेथड में। इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ बीम क्या होता है, हम कहेंगे स्टील और कंक्रीट दोनों को इस प्रकार से वहाँ पर रखा जाए या लगाया जाए कि दोनों का मूल्य अनुपात यहाँ पर क्या हो, एक कांस्टेंट रहे या बराबर रहे। ठीक है, तो वहाँ पर विस्तार करेंगे, अच्छे से समझना, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर देखते हैं डिजाइन ऑफ बीम, डिजाइन ऑफ टी बीम। ठीक है, गिवन गिवन इसमें क्या क्या रहेगा, लोड, स्पैन। ठीक है, उसके बाद और क्या हो सकता है, और क्या दे सकता है इसमें, स्लैब की मोटाई, थिकनेस ऑफ स्लैब, स्ट्रेसेस। ठीक है, आप कह सकते हो परमिसिबल स्ट्रेस दे सकता है ये। ठीक है, कौन सा स्ट्रेस देगा ये, परमिसिबल स्ट्रेस हो सकता है, और कुछ दे दे। ठीक है, लेकिन इतना तो कम से कम देगा ही वो। ठीक है, इतना तो कम से कम देगा ही। चलिए अब हम देखते हैं पहला स्टेप हम क्या करेंगे। क्या इसमें साइज दिया गया है, साइज तो दिया नहीं गया। तो सबसे पहले हम कहेंगे क्या कि हमें बी और डी मिल जाए, ए एस टी मिल जाए। ठीक है, और जब इतना बी डी और ए एस टी मतलब स्टील मिल जाए, फ्लैंज की चौड़ाई मिल जाए, रेबे की चौड़ाई मिल जाए, ठीक है, पूरे बीम की गहराई मिल जाए, जब इतना हमें मिल जाएगा तब हम कह सकते हैं कि अब इस बीम का हम डिजाइन करेंगे। क्योंकि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालोगे उसके लिए फ्लैंज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, स्टील की जरूरत पड़ेगी। क्रिटिकल के आधार पर तो आप सॉल्व करेंगे नहीं यहाँ से। ठीक है, तो हम कहेंगे क्या कि कुछ चीज़ों का होना आवश्यक है। तो उसके लिए हम कहेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पर सभी डायमेंशन को निकाल लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा कि टी बीम का जो डिजाइन होता है वो सभी बीम से कुछ अलग रखते हैं। यहाँ पर आपको बहुत कम चीज़ दिया जाएगा, लेकिन डिजाइन करने के लिए, स्ट्रेंथ में डिजाइन करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की अलग से आवश्यकता पड़ती है। जैसे साइज हो गया, स्टील हो गया, तो इन चीज़ों को हमें पहले से रखना पड़ता है। तो इसके लिए हम कहेंगे कि सबसे पहले हम डिजाइन करेंगे बी और डी की, मतलब हम कहेंगे कि धरन की चौड़ाई और धरन की गहराई निकाल लीजिए, स्टील निकाल लीजिए। उसके बाद फिर हम कहेंगे कि अब इसको स्ट्रेंथ में चेकिंग करेंगे। स्ट्रेंथ में चेकिंग करने के लिए फ्लैंज की प्रभावी चौड़ाई निकालेंगे, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, इकोनॉमिकल डेप्थ। ठीक है, आप बीम भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो इस प्रकार से हम बढ़ते हो जाएंगे और उसके बाद हमें वहाँ पर चेकिंग भी करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए एक करके हम करते हैं। इतना हो गया गिवन में, गिवन इतना हो गया ना। चलिए अब एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहला जो होगा आपका एजम्पशंस फॉर वी एंड डी। ठीक है, सबसे पहला आपका क्या होगा, एजम्पशंस फॉर वी एंड
डी। स्टेप नंबर फर्स्ट, ठीक है, एजम्पशन फॉर बी एंड डी, ठीक है, बी एंड डी, थोड़ा सा लिख देते हैं इधर, बी एंड डी। ये बी कौन सा है? धर्म की चौड़ाई होती क्या है? न्यूट्रल एक्सिस नीचे जो बीम की एक्चुअल वास्तविक चौड़ाई होती है या एक्चुअल विड्थ होती है वो हमारी क्या कहलाती है? बीम की चौड़ाई कहलाती है, जिसको हम BW कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर? BW कहते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम डी की बात कर लेते हैं। तो डी के बारे में हमने ढेर सारा वहाँ पर लिखा है, वो आपको नहीं लेना है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, अगर सिंपली सपोर्ट बोल रहा है, अगर सिंपल सपोर्ट टी बीम की बात किया है, ठीक है, सिंपल सपोर्ट टी बीम की बात किया है, तो इसके लिए जो डी होगा वो आपका होगा, डायरेक्ट हम लिख देते हैं LE/12 से LE/15, ये रख लीजिएगा। कंटिन्यूअस बीम की अगर बात करेगा, ठीक है, कंटिन्यूअस बीम की बात करेगा तो कंटिन्यूअस के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कंटिन्यूअस बीम के लिए अगर बात करेगा, ठीक है, 10 to 12 ये ले लेते हैं। मान लीजिए इन दोनों की बात नहीं किया है, जनरली की बात कर रहा है, मतलब वहाँ पर कोई सपोर्ट बोला ही नहीं है। जब कोई सपोर्ट नहीं बोला गया है तो वहाँ पर हम इसी को लेकर के डिजाइन करेंगे, क्लियर हुआ? वैसे आपका लगभग सिंपल सपोर्ट ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर आप तुरंत रख दीजिएगा D = LE/12 to LE/15, अर्थात कहेंगे कि जो भी गहराई ले जाएगा ओवरऑल डेप्थ वो स्पैन/12 से स्पैन/15 के बीच में लिया जाएगा, उसी को लेकर के आपको चलना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं में, अब इसी में हम बात करेंगे विड्थ ऑफ रिब या वेब। जब विड्थ की हम बात करेंगे तो ये हमारा जो होता है BW = हम कहेंगे D/2 से 2D/3, ठीक है, D/3 से 2D/3 लिया जाता है, ठीक है। तो इनके बीच में आप कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। बी और डी हमने यहाँ पर क्या किया? एज्यूम कर लिया। अब इसके बाद अगला स्टेप, अब इस बार हमारा क्या होगा? अगला स्टेप। अगले स्टेप में जब जाएंगे हम वहाँ पर लोड की बात करेंगे। अगले स्टेप में किसकी बात करेंगे? लोड की, ठीक है। कैलकुलेशन फॉर लोड, कैलकुलेशन फॉर लोड। स्टेप नंबर 2 है कैलकुलेशन फॉर लोड, ठीक है। लोड में कैलकुलेशन करते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें क्या होगा? आने वाला भार भी हो सकता है, लाइव लोड भी हो सकता है, फिनिशिंग का लोड भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ हम कैसे बताएं? देखिए समझ लीजिए, जैसे बीम है, बीम के ऊपर स्लैब है, स्लैब के ऊपर फिनिशिंग किया गया है, फिनिशिंग के ऊपर आने वाला भार भी है, जैसे फर्नीचर हो गया, बेड हो गया, या कोई व्यक्ति वहाँ पर बैठ गया है, स्कूल है, कॉलेज है, तो वहाँ पर सीट का वेट हो जाएगा, स्टूडेंट का होगा, बेड का भी हो सकता है, ठीक है, हॉस्पिटल है। तो इस प्रकार से लाइव लोड का मतलब क्या हुआ? जो समय के साथ परिवर्तित हो सके, ठीक है। यहाँ पर हम कहेंगे सबसे पहला हम लाइव लोड की बात करेंगे, इसको हमने मान लिया W1। सेकेंड की हम बात करेंगे फिनिशिंग, ठीक है, फिनिशिंग का लोड, इसको हमने मान लिया W2। तीसरे की हम बात करेंगे, ठीक है, सेल्फ वेट। सेल्फ वेट में कौन कौन होगा? फ्लैंज होगा, रिब होगा। तो फ्लैंज को हम स्लैब यहाँ पर बोल देते हैं, ठीक है, स्लैब का वेट, स्लैब का वेट। और ये हमने मान लिया क्या? W3। रिब का वेट, रिब का वेट, ये हमने मान लिया यहाँ पर W4। सबकी मात्रक सेम अगर है, ध्यान दीजिए यहाँ पर सबका मात्रक वैसे सेम ही रहता है, kN/m², ठीक है, मीटर में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पर हम एक क्वेश्चन लगाएंगे तब वहाँ पर आपको समझ में आएगा। यहाँ पर हम टोटल लोड निकाल लेते हैं, W = W1 + W2 + W3 + W4। सभी यूनिट में सेम रखना, सबको यूनिट में सेम रखना है। अगर पॉइंट लोड है सबको पॉइंट लोड में रखो, अगर यूटीएल है सबको यूटीएल में ही रखना पड़ेगा। यहाँ से हमारा टोटल लोड निकल गया। चूंकि हम WSM से पढ़ रहे हैं अतः यहाँ पर लोड फैक्टर की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। जब टोटल लोड निकला तो तीसरे स्टेप में चले जाएंगे और निकाल लेंगे यहाँ पर क्या? बेंडिंग मोमेंट। तीसरे स्टेप में क्या निकाल लेंगे? यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट। और ये आपका आएगा BM = WL²/8। बेंडिंग मोमेंट = WL²/8। यल आपका यहाँ पर इफेक्टिव लेंथ लिया जाएगा। बता क्लियर से, ठीक है। इस प्रकार से निकल गया। अब यहीं पर हम निकाल लेते हैं इकोनॉमिकल डेप्थ। इकोनॉमिकल डेप्थ काहे निकाल लेते हैं? जरूरी नहीं है वैसे निकालना,
ठीक है। लेकिन इकोनॉमिकल डेप्थ निकालने से ये रहता है कि कंक्रीट और स्टील आपका वेस्ट नहीं जाएगा, अर्थात ये एक इकोनॉमिक ही रहे, मतलब कि आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा पैसा इसमें नहीं लगेगा, इकोनॉमिकल डिजाइन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या कि अगला स्टेप जो भी हो 3 7 4 इकोनॉमिकल डेप्थ, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे इकोनॉमिकल डेप्थ। ठीक है, इकोनॉमिकल डेप्थ आप टीवी में आप निकाल लेते हैं, और ये हमारा जो आएगा डायरेक्ट हम फार्मूला लिख रहे हैं अभी R इंटू एम अपान, ठीक है, सिग्मा एस टी इंटू जे इंटू डी डब्ल्यू, जहाँ पर R आपका क्या है रेट ऑफ स्टील अपान रेट ऑफ कंक्रीट, ये पर क्यूबिक मीटर है, पर क्यूबिक मीटर है। ठीक है, पर क्यूबिक मीटर ये भी है और ये भी पर क्यूबिक मीटर ही है। और इस R का जो मान लेते हैं वो 60 to 75 लिया जाता है, 60 to 75 लिया जाता है। यम आपका क्या है मोमेंट, यम आपका क्या है मोमेंट, वो जो आप ऊपर निकाले वो उठा कर दीजिएगा। सिग्मा एस टी आप जान ही रहे हो, स्टील में उत्पन्न स्ट्रेस है, जे आप जान रहे हो क्या है लीवर आर्म कोएफिशिएंट। ठीक है, वी डब्ल्यू आप जान रहे हो, वी डब्ल्यू आपका क्या है विड्थ ऑफ वेव, क्लियर हुआ। जे आपका क्या है, जे आपका क्या है वो लीवर आर्म कोएफिशिएंट, लीवर आर्म कोएफिशिएंट। ठीक है, तो वहाँ से आप 0.9 0.91 0.87, ठीक है, टेबल उठा के रखिए जो हमने आपको लिखाया है। तो यहाँ से आपका डी का मान भी आपका मिल जाएगा, क्लियर हुआ। यहाँ से इकोनॉमिकल डेप्थ, ठीक है, टीबीएम का हो गया। अब इसके बाद हम क्या बात करेंगे, ठीक है, अब इसके बाद क्या बात करेंगे कैलकुलेशन फॉर स्टील, यहीं पर एक पॉइंट हम और बढ़ा देते हैं 5वां। ठीक है, कैलकुलेशन फॉर रेनफोर्समेंट, कैलकुलेशन फॉर रेनफोर्समेंट, ठीक है, कैलकुलेशन फॉर रेनफोर्समेंट। ठीक है, कई बार बोल रहे हैं उसको आप देख लीजिएगा, कैलकुलेशन फॉर रेनफोर्समेंट। और इसके लिए हम जानते हैं तुरंत कि जब ए एस टी की हम बात करेंगे हम कहेंगे यमार अपान सिग्मा एस टी इंटू जेड, बताओ क्लियर हुआ। तो कोएफिशिएंट आपको वहाँ से मिल जाएगा जे का मान, और डी का मान आपको यहाँ से मिल जाएगा, उठा कर यहाँ पर दीजिएगा तुरंत और सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए इसको आपने नहीं निकाला, ठीक है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए क्योंकि जरूरी नहीं है। अगर आपने इसको नहीं निकाला तब डी कौन सा लिया जाएगा, जो आप एज्यूम किए वही डी उठा करके रख दीजिएगा, लेकिन इसको निकाल दीजिएगा। ठीक है, जैसा कि नाम से ही हो रहा है इकोनॉमिकल है, जाहिर सी बात है निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ से आपका EST का मान मिल जाएगा। अब बताइए नंबर आप बार नहीं निकाल पाओगे क्या, नंबर आप बार नहीं निकाल पाओगे, निकल जाएगा यहाँ से। नंबर आप बार इज इक्वल टू कैपिटल AST अपान में क्या आ जाएगा आपका स्मॉल AST, यहाँ से आपका नंबर आप बार भी निकल जाएगा। अब लगभग आपको सारी डायमेंशन पता चल गई है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि स्ट्रेंथ में चेकिंग करेंगे। ठीक है, बीम के स्ट्रेंथ में हम करेंगे चेकिंग करेंगे। ठीक है, चेकिंग फॉर स्ट्रेंथ, पहले हम स्ट्रेंथ में चेकिंग करेंगे, फिर रेनफोर्समेंट में करेंगे, फिर शेयरिंग में भी चेकिंग करेंगे। ठीक है, अब स्ट्रेंथ में चेकिंग करने के लिए क्या क्या करना जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। स्ट्रेंथ में चेक करने के लिए क्या जरूरी है, क्या चेकिंग करते हैं, स्ट्रेस की चेकिंग करते हैं, क्लियर हुआ। स्ट्रेंथ में सेव करने के लिए हमें आवश्यक है कि हम स्ट्रेस में चेकिंग करें, क्लियर हुआ। क्योंकि हम जानते हैं क्या कि अगर कंक्रीट है स्टील है तो वो क्या है उसमें जैसे हम लोड अप्लाई करते हैं तो उसमें प्रकार से स्ट्रेस जनरेट होता है। यदि परमिसिबल स्ट्रेस का मान कम हो जाए वर्किंग स्ट्रेस से, तो हम कहेंगे सेक्शन आपका क्या होगा फेल कर जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं फेलियर की, वो हम बात कर रहे हैं ज़्यादातर केसों में क्या स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रतिबल की बात कर रहे हैं, स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। तो स्ट्रेंथ में चेक करने के लिए हमें स्ट्रेस में चेकिंग करने की आवश्यकता है, और स्ट्रेस हम कैसे चेकिंग करते हैं उसको थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर देखेंगे चेकिंग फॉर स्ट्रेंथ, पहले हम स्ट्रेंथ लिख रहे हैं। ठीक है, अब इसमें भी जो भी स्टेप होगा अपना बढ़ाइएगा 5वां 6वां। सबसे पहले हम निकालेंगे इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज। ठीक है, अब इसमें अगर मोनोलिथिक है, ठीक है, तब उसके लिए क्या लेते हैं BF इक्वल टू L0/6 प्लस BW। ठीक है, L0/6 प्लस BW प्लस 6DF, या VF इज इक्वल टू A/2 प्लस B/2 प्लस BW। अब हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, पूरा नहीं लिखना है। इसमें से जो कम होगा उसको आप ले लेंगे, जो कम होगा which इज लेस उसको आप बढ़ा लीजिएगा। इन दोनों में सबसे जिसका मान कम होगा उसको लिया जाएगा।
जब आपका आइसोलेटेड है, जब आपका आइसोलेटेड है, ठीक है, तब उसके लिए वी एफ इज इक्वल टू क्या होगा, एल नाट अपान एल नाट, ठीक है, एल ई अपान बी प्लस 4, और यहाँ पर आपका होगा क्या, बी डब्ल्यू, फिर प्लस में क्या होगा आपका बी डब्ल्यू, या आपका क्या होगा बी। इन दोनों में जिसका मान कम रहेगा हम कहेंगे वो आपका क्या लिया जाएगा, फ्लैंज की चौड़ाई लिया जाएगा, ठीक है। इन दोनों में जिसका मान कम होगा, मोनोलिथिक के लिए वैसे ज़्यादातर केस में आपका मोनोलिथिक रहता है, आइसोलेटेड टेबल नहीं बनाया जाता है, ठीक है। अगर बनाया भी गया है हम कहेंगे इन दोनों में जिसका मान कम रहेगा उसको लिया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद, ठीक है, अच्छा एल नॉट है क्या, एल नॉट है क्या, ये तो पता ही होना चाहिए ना, एल नॉट है क्या, ठीक है। पॉइंट जो भी 0 पॉइंट मूवमेंट होता है उनके बीच की डिस्टेंस रहती है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, ये सब पीछे लिखाया गया है, भाई वहीं से रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पर आपको स्टेप दिखा रहे हैं, कौन सा स्टेप आप करते हुए जाएंगे। 7वां स्टेप में बात करेंगे डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, आप पूरा नहीं लिखेंगे अब। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जब आप डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की बात करेंगे तो न्यूट्रल एक्सिस 3 केसों में होता है, जानते हैं। हम कहेंगे जब एक्स इज लेस देन आर इक्वल डी एफ, सिंपल रेक्टेंगुलर बीम की भांति कार्य करेगा, ठीक है। अब इसके लिए आपका होगा बी एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एम ए एस टी और डी माइनस एक्स। जब कम है तो अब बराबर है तो जहाँ एक्स है वहाँ पर आप क्या कर देंगे, डी एफ कर देंगे। दूसरे केस में हम बात कर रहे हैं एक्स इज ग्रेटर देन डी एफ, ठीक है। तब इसके लिए क्या होगा, तब इसके लिए क्या होगा, वी एफ इंटू, अच्छा यहाँ पर कौन सा होगा, एफ होगा, ठीक है, वी एफ इंटू डी एफ एक्स माइनस डी एफ बाई 2, ठीक है, ये आपका हुआ। और गुणे प्लस फिर यहाँ पर लिखे थे, ठीक है, प्लस में क्या लिखे थे, आपका था रिब वाला, ठीक है, हो गया यहाँ पर। हाँ चलो इसको लिखते हैं, बी एफ इंटू डी एफ एक्स माइनस डी एफ बाई 2, ठीक है, प्लस बी डब्ल्यू इंटू एक्स माइनस डी एफ स्क्वायर, अब पूरे का बटा यहाँ पर क्या था 2, ठीक है, ये हुआ। और इज इक्वल टू में आपका था एम ए एस टी और डी माइनस एक्स, ठीक है। ये कहाँ की बात थी, जब एक्स इज ग्रेटर देन डी एफ होता, हम वहाँ पर क्या किए थे कि इस रेबो को हम छोड़ दिए थे और केवल किसको ले लिए थे, इसको ले लिए थे, क्लियर हुआ। तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को लेकर आप सॉल्व कीजिए, चाहे रेबो को छोड़ दीजिए, वो आप स्वतंत्र हो। जब आप जाओगे मेंस के एग्जाम में तो अगर क्वेश्चन कह रहा है एग्जाम में कि रेब को लेकर के सॉल्व किया तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। रेब को हम तुरंत यहाँ पर छोड़ेंगे, इतना हुआ। अब इसके बाद, ठीक है, अब इसके बाद हम क्या बात करेंगे, अब इसके बाद हम स्ट्रेस में चेकिंग करेंगे, और स्ट्रेस में चेकिंग करने के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। 7 स्टेप हो गया, 8वां स्टेप की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। 8वां स्टेप की हम बात करेंगे। 8वां स्टेप में हमारा चेकिंग फॉर स्ट्रेसेस है, चेकिंग फॉर स्ट्रेसेस, ठीक है। अब इसके लिए हम बात करेंगे एम आर इज इक्वल टू, अभी जो आप ऊपर पढ़े थे, ठीक है, C1Z1 वाला, बी एफ इंटू डी एफ सिग्मा सी बी प्लस सिग्मा सी बी डैश बाई 2 इंटू डी माइनस Y1, ठीक है। चाहे इसे भी निकाल लीजिए और चाहे रेबो को भी सॉल्व कर लीजिए। इसमें रेबो को भी हम सॉल्व कर लेते हैं, एक्स माइनस डी एफ, ठीक है, और इंटू में आपका होगा सिग्मा सी बी बाई 2 और इंटू में आपका होगा डी माइनस Y2, ठीक है। यहाँ से निकालिए। अब यहाँ पर हम सिग्मा सी बी का जो मान है, ठीक है, सिग्मा सी बी डैश का जो भी मान है वो सिग्मा सी बी के टर्म्स में निकाल लेंगे, ठीक है, सिग्मा सी बी के टर्म्स में निकाल लेंगे, ठीक है, सिग्मा सी बी के टर्म्स में निकाल लीजिएगा और फिर इस वाले वैल्यू को वहाँ पर उठा करके रख दीजिएगा। वहाँ पर सिग्मा सी बी डैश के टर्म्स में आ जाएगा, वहाँ पर उठा के रख दीजिएगा। एम आर का मान आपने निकाला ही है। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका सिग्मा सी बी का मान मिल जाएगा। ये जो सिग्मा सी बी का मान है ये कम होना चाहिए परमिसिबल स्ट्रेस से। परमिसिबल स्ट्रेस कहाँ है, जो आपको गिवन था क्वेश्चन में, क्लियर हुआ से। यहाँ से जैसे हम 15 है कंक्रीट दे रहा है तो उसके लिए परमिसिबल स्ट्रेस हमारा कितना था 5, और ये 5 से कम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा हम कैसे बात करेंगे, तो हम जानते हैं क्या, बचपन में पढ़े थे इसको, ठीक है, स्टार्टिंग में सिग्मा सी बी अपान एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एस टी अपान एम और डी माइनस एक्स। यहाँ से हम सिग्मा एस टी का मान निकाल लेंगे,
क्लियर हुआ? बता भाई, सिग्मा सी भी यहाँ से मिल गया। अब यही सिग्मा सी भी उठा के यहाँ पर रखना है, परमिसिबल नहीं रखना है। ये जो एक्चुअल आपका आया है एक्यूरेट, यही सिग्मा सी उठा के यहाँ पर रखना है। एक्स पता है, एम पता है, डी पता है, यहाँ से सिग्मा एस टी मान हम निकाल लेंगे। अब ये वाला वैल्यू भी परमिसिबल स्ट्रेस से कम होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये शेयरिंग में क्या होगा, आपका सेफ रहेगा, शेयरिंग में सेफ रहेगा। क्लियर हुआ? तो 9वां पॉइंट हम देख रहे हैं, अब हो जाएगा। अब 9वां स्टेप देख रहे हैं हम, चेकिंग फॉर रेनफोर्समेंट कर रहे हैं। चेकिंग फॉर रेनफोर्समेंट, ठीक है, चेकिंग फॉर रेनफोर्समेंट, चेकिंग फॉर रेनफोर्समेंट, ठीक है। अब इसका काम खत्म। जो भी स्टेप हो, इसमें मिनिमम रेनफोर्समेंट निकालेंगे, मिनिमम रेनफोर्समेंट निकालेंगे, मैक्सिमम रेनफोर्समेंट भी निकालेंगे, ठीक है। 4% किसका, बी और डी का। बताओ क्लियर हुआ? बी डब्ल्यू है यहाँ पर, बी डब्ल्यू है, ध्यान देना यहाँ पर, बी डब्ल्यू इंटू डी का 4%। मिनिमम रेनफोर्समेंट वही है आप जो पढ़ते हो, ठीक है, 0.85 बी डी अपान एफ आई, ठीक है। अब यहाँ से हम कह सकते हैं मिनिमम रेनफोर्स हो गया, मैक्सिमम हो गया, और इनके बीच में आपका जो अप्लाई किया गया है वो हमारा होना चाहिए था। कहेंगे क्या कि मिनिमम रेनफोर्समेंट डाट लिखते हैं 18 नॉट से अधिक होना चाहिए AST, और इससे कम होना चाहिए, ठीक है, AST मैक्स, ठीक है, इतना होना चाहिए, या इसी को AST मिनिमम भी आप लिख सकते हो। क्लियर हुआ? अब इसके बाद 10वां जो होगा चेक इन सीयर, ठीक है, चेक इन सीयर। अब इसको नहीं लिखाएंगे क्योंकि जितने बीम में चेक शेयरिंग में चांस लिखे हो वही सारा चीज़ यहाँ पर रहेगा। बराबर क्लियर हो ना? ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आप कंप्लीट कीजिएगा, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इस प्रकार से टी बीम का वर्किंग स्ट्रेस मेथड डिजाइन जो भी है हमने यहाँ पर कर दिया खत्म। अब अगले लेक्चर में आपका स्टार्ट होगा जो कि होगा लिमिटेड स्टेट। क्लियर हुआ? तो ये हमारा यहीं पर हम खत्म करते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है, जो कि आपका होगा लिमिटेड स्टेट है। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.